Hello students, very good morning all of you. Welcome to DN स्कूल एंड कॉलेज। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं क्लासेस कब होती हैं, हम नहीं पता कर पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कैसे करना है? सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज ये आपका खुल जाएगा, सभी मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको क्लास वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास वाइज क्या है, चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। क्लासेस जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे चैप्टर क्लास 9th ओपन कर रखा है, 9th का है, चैप्टर वाइज वीडियो ओपन है, 1 है और आपका 2 है। ठीक है, इस पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 9th का ओपन करके रखा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 कुछ इस प्रकार का ओपन होगी वीडियोस और यहाँ पे आपको रन करते हुए क्लास मिलेगी। आई बात समझ में? और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, आइए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर तरल दाब के बारे में जानते हैं। तरल क्या है? जैसे कि द्रव है, गैस है, ये क्या है? तरल है। या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका कोई आकार नहीं होता, आयतन तो होता है लेकिन कोई आकार नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे? तरल कहलाएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद तरल दाब क्या है? आइए दाब भी जानते हैं। दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, ए पर जो बल लग रहा है वही क्या होगा? दाब होगा। तो F/A का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? P प्रेशर होगा। ठीक है, लिमिट लगा के बताया हुआ है डिफरेंशिएशन के टर्म्स में कि P इक्वल डेल्टा लिमिट डेल्टा A टेंस टू 0 dF/dA। फाइनल क्या मिला फार्मूला? P इक्वल dF/dA। ठीक है, दाब की यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट क्या होगा? दाब का यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर कह सकते हैं कि SI यूनिट क्या है? वो पास्कल होती है। ठीक है, वैज्ञानिक पास्कल ने अपने नाम पर इसे रखा था। उसके बाद क्या है? वायुमंडलीय दाब के बारे में सुने होंगे। वायुमंडलीय दाब क्या है? इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल होती है। मतलब कि जो वायुमंडल द्वारा दाब लगाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या फिर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रव दाब, तरल दाब पढ़ रहे हैं तो तरल दाब क्या है कि तरल द्वारा लगाया गया दाब या फिर द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? तरल दाब कहलाएगा। ठीक है, अब तरल दाब के नियम है, कुछ नियम दिया हुआ है। जैसे कि आप पहला नियम दिया हुआ है, पहला नियम में क्या कह रहा है कि किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में इससे सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक गिलास में पानी है, आप उसमें कोई भी वस्तु डाल रहे हैं। ठीक है, उसमें आप सिक्का डाल रहे हैं या फिर लकड़ी का गुटका डाल रहे हैं, तो जो पानी है वो गुटके पर बराबर चारों तरफ से दाब लगाएगा। ठीक है, सेकेंड है, द्रव से भरे बीकर में डूबे पिंड अथवा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत कार्य करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मान लीजिए कोई आप गुटका डालें लकड़ी का पानी में, तो उस लकड़ी के गुटके पे चारों तरफ से लंबवत बल लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड में कह रहा है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त प्रेशर से उस बिंदु की गहराई के अनुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितनी गहराई पे जाते जाएंगे पानी में, मान लीजिए कोई नदी है, आप उसमें जितना नीचे जाएंगे उतना जल द्वारा क्या लगेगा? दाब लगेगा। आई बात समझ में? तो गहराई बढ़ने पर दाब की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुपाती होता है। भाई जब आप जितना नीचे जाएंगे तो उतना उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो दाब जो की वैल्यू बढ़ तो जानी है। फिर है द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्या कह रहा है कि जो दाब है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फिगर पे देखिए एक पाइप रखा हुआ है ए, अब बी में देखिए तो कुछ कोन टाइप का बर्तन रखा है, उसी में देखिए तो रिवर्स कोन टाइप का बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो दाब की वैल्यू है नीचे सभी पे समान रूप से पड़ रही है। आई बात समझ में? ये द्रव दाब का नियम हुआ। तरल दाब का यूज क्या है? जैसे ब्रिक्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है,
हाइड्रोलिक ब्रिक बनाई जाती हैं, जो भी आगे भी पढ़ते हैं इसको। पास्कल का नियम, पास्कल के नियम में क्या दिखा रहा है कि एक पाइप है, उसमें चारों तरफ से बल लग रहा है। बल कहाँ से लग रहा है? जल द्वारा बल लग रहा है। उसको जल से भरे बर्तन में डुबो कर रखा हुआ है और फिगर पे दिखा रखा है। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। क्या कह रहा है कि जब किसी द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, फिर यदि द्रव के दाब का संचरण का इसे द्रव का दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? भाई द्रव पे आप दाब लगा रहे हैं तो द्रव क्या होगा? सभी दिशाओं में फैलेगा, एक दिशा में नहीं फैलेगा, क्योंकि द्रव का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसे द्रव के दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। फिर डायग्राम पे आइए, क्या कह रहा है कि यदि C व D के सपाट पृष्ठों पर दाब क्रमशः P1 व P2 हो तथा प्रत्येक सपाट का क्षेत्रफल A हो तो F1 इक्वल P1A तथा F2 इक्वल P2A। क्या कह रहा है कि जो बल है दोनों तरफ वो समान रूप से लगेगा, C की तरफ भी और D की तरफ भी, क्योंकि दोनों ओर पानी ही भरा हुआ है, द्रव ही भरा हुआ है। ठीक है, तो जब F1 F2 इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? P1 P2 इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए P1 इक्वल P2 दिखाया हुआ है। इसका उपयोग क्या, योजित क्या है कि हमने तो पढ़ लिया तरल दाब। सबसे पहले द्रव चालित लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट में उपयोग किया जाता है। सेकेंड है द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स में उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप एयर ब्रेक सिस्टम सुने होंगे और लिक्विड ब्रेक सिस्टम सुने होंगे, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि दो छोटे स्तंभ जिनके प्रत्येक का परिच्छेद क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 40 किलोग्राम द्रव्यमान के भार को संभालते हैं, स्तंभों द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो स्तंभ दिया हुआ है और उनके ऊपर बोझ लाद कर रखा हुआ है। जब स्तंभ का कुल आप क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। दो स्तंभ दिया हुआ है और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आप 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप चेंज करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा? -4 में चेंज हो जाएगा। तो 2 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि दो स्तंभ दिया हुआ है तो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आप मीटर में चेंज करेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर कितना बल लग रहा है? दो स्तंभ है, दोनों स्तंभ में कितने का लोड है? 40 किलोग्राम का है। तो आपका क्या है? भार दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है, आप उसको किस में बदलेंगे? बल में बदलेंगे। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है वो कितना लगता है? 10 लगता है। F इक्वल mg फार्मूला होता है, तो m कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है और 10 आपको g दिया हुआ है। तो 40 से आप 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 × 10 कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्या मिल गया? F मिल गया। और उसके बाद क्षेत्रफल आप ज्ञात कर चुके हैं ऊपर, तो क्षेत्रफल और F और क्षेत्रफल A दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। तो बनी सी बात है, स्तंभों पर आरोपित दाब पे इक्वल क्या हो जाएगा? F/A रख दीजिए। 400/20 × 10⁻⁻4 आप डिवाइड कराएंगे, 10⁻4 ऊपर जाएगा और 20 से आप 400 में डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 20 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो ले लेंगे तो ये 10⁵ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? उसके बाद आइए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक झील के सतह के 10 मीटर नीचे एक तैराक पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। झील के जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। ठीक है, क्या कह रहा है कि झील के नीचे एक व्यक्ति है या तैराक है, उस पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। बनी सी बात है कि पहले तो पानी का दाब लगेगा और दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब भी उस पर लगेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों को ऐड करने पे जो दाब आएगा वही तो फाइनल तैराक पर लगने वाला दाब होगा। तो कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा? सबसे पहले सलूशन में गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल रख लीजिए।
जी के वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लीजिए। रो आपको दिया हुआ है जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, रख लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एच आपसे पूछ रहा है, मतलब एच गहराई पे प्रेशर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा एच गहराई पर, एच मीटर गहराई पर जल का दाब पी एच इक्वल क्या हो जाएगा, आपको जोड़ना है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी और जो है एच मीटर गहराई पर जो प्रेशर है रो जी एच। जल में गहराई पर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है पी इक्वल रो जी एच, रख दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी की वैल्यू रखा है 1.01 इंटू 10⁻5 प्लस रो जी एच, रो की वैल्यू दिया है 1000 और जी की वैल्यू दिया हुआ है 10, एच की वैल्यू दिया हुआ है 10। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पे पी एच इक्वल 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में। ये फिजिक्स सेकेंड का सेकेंड चैप्टर यहीं से एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।